आप सभी को मेरा नमस्कार। आज टीएफआर पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। इससे पहले माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। इसमें हम पार्ट बी के 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे आज इस पार्ट में। इससे पिछले अंक में मैंने दोनों पार्ट ए के दोनों पार्ट 2 में दोनों को कवर कर लिया था। तो पार्ट बी का यह पहला क्वेश्चन है टीएफआर के। देयर एग्जिस्ट नो मोनोटोन फंक्शन एफ आर टू आर व्हिच इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रेशनल नंबर। ऐसा मोनोटोन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता आर से आर में जो हर किसी रेशनल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस हो, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको यह रिजल्ट तो पता होगा कि किसी भी मोनोटोन फंक्शन की जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होता है वो एटमोस्ट काउंटेबल सेट होता है। तो क्यू भी काउंटेबल है, तो क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो क्यू में डिसकंटिन्यूअस हो और मोनोटोन हो? हाँ, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली बात, इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन क्यू इज काउंटेबल। Q is countable, so we can write Q is equal to R1 R2 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि Q काउंटेबल है तो इसके एलिमेंट्स को हम इन अ सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं ना, R1 R2 डॉट डॉट डॉट। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं R2R। डिफाइन F R2R बाई Fx इक्वल टू, कैसे डिफाइन करेंगे? Fx इक्वल टू आप क्या लिखें, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। समीशन 1/2 और आप कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1/2 को कंसीडर करें ऐसा नहीं है, कोई और भी ले सकते हैं। लेकिन ये n आपको कैसे चूज करना है? आर एन इज लेस देन एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये ऐसी सीरीज नहीं है, इसको आप ये ना समझिएगा 1/2 1/2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये ऐसा नहीं है। हालांकि इसकी ही टर्म इसमें आएंगे, लेकिन ये है क्या वो समझे। अगर आपने कोई रेशनल आर का नंबर ले लिया, मान लीजिए 1 है आपके पास, ठीक है। इससे छोटे जो रेशनल नंबर से हैं वो यहाँ होंगे आर के ना। वो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि कहिए वो R3 R16 R19, ये नंबर्स इससे पीछे हैं डॉट 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 ऐसे कुछ है। तो ये सीरीज क्या होगी? एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1/2 1/2 1/2 ये होगा, और ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, है ना, क्योंकि सब सीरीज है इसकी। अब देखो, इसको मैं मिटा दूं। ये सिर्फ फंक्शन हमने डिफाइन किया, तो फंक्शन वेल डिफाइंड है। ठीक है, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट हैं आर के, x1 और x2, इस प्रकार से x1 छोटा है x2 से, तो आप देखिए इनको, अब मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझाने का प्रयास करूंगा। यह x1 है और यह x2 है। मैंने इनको दूर दिखाया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, वो कितने ही पास भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इनके बीच में एक रैशनल नंबर तो आप ढूंढ ही सकते हैं। उसको कहिए कि आर एन। ठीक है, उस रैशनल नंबर के पास, क्योंकि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इन्फाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, तो केवल एक तो मिल ही सकता है ना आपको, और उसकी ही आवश्यकता है। तो आप देखें, एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी? समीशन आर एन इज लेस देन x1 1/2 to the power n, and this is less than n equal to summation Rn less than x2 1/2 to the, sorry, x1 1/2 to the power n plus 1/2 to the power n। ठीक है, ये n फिक्स है, हाँ। एंड दिस मस्ट बी लेस देन n इक्वल टू, और ये इससे स्ट्रिक्टली लेस होगा, हाँ। और अगर आप यहाँ देखें तो मस्ट बी लेस देन n इक्वल टू समीशन Rn इज लेस देन x2। क्यों? क्योंकि Rn से भी आगे रेशनल नंबर से हैं, तो ये वाला जो सम आएगा मेरे पास वो इससे भी बड़ा होगा। ये किसकी वैल्यू है? ये तो fx2 है। fx2 है, तो इसलिए हमारे पास क्या आया? fx1 इज लेस देन fx2। दिस मीन दिस इज अ मोनोटोन फंक्शन। अब इसकी लिमिट, ये डिसकंटिन्यूअस है किसी भी रेशनल नंबर्स पे, वो कैसे? देखिए, अगर आप ले लें कि ये ज्योमेट्री
रियल लाइन है आपकी, और ये आपका कोई पॉइंट x0 है। जैसे ही आप इसको राइट से अप्रोच करेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू x0 फ्रॉम राइट, सॉरी फ्रॉम लेफ्ट, ओके, लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो आप पाएंगे कि fx की वैल्यू क्या हो गई, जैसे ही x0 के क्लोज जाएगा तो fx की वैल्यू किसके क्लोज जाएगी, इस सम के, समीशन Rn is less than x 1/2 to the power n, ठीक है, ये वैल्यू है fx0 की। लेकिन अगर आप यहां से अप्रोच करेंगे तो ये ध्यान से देखना, जब हम बोल रहे हैं कि हम राइट से अप्रोच करेंगे पॉइंट x0 को, तो x0 तो हमेशा क्या रहेगा, इन पॉइंटों से छोटा रहेगा, और ये x0 एक रेशनल नंबर है। हाँ, ये भी ध्यान दें, मैं किसी रेशनल नंबर पे इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करना चाह रहा हूँ, यह रेशनल पॉइंट है। अगर मैं यहां से इसको अप्रोच करता हूं ऐसे, तो ये हमेशा, ये जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ इसके क्लोज, इनसे हमेशा x0 छोटा होगा। तो अगर आप x0 को राइट से अप्रोच करेंगे तो आपकी fx की वैल्यू क्या आएगी, समीशन Rn x 1/2 टू द पावर n, और इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा 1/2 टू द पावर k, और ये k क्या है, k इज सच दैट Rk इज इक्वल टू x0। अब ये वाली जो वैल्यू आ रही है और ये वाली जो वैल्यू आ रही है इक्वल नहीं आ रही है। मोनोटोन फंक्शन की लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए f इज डिसकंटिन्यूअस एट x0। हर x0 तो आर्बिट्ररी था, इसलिए हर किसी रैशनल पॉइंट पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और हमसे क्या पूछा गया था, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मोनोटोन हो और डिसकंटिन्यूअस हो हर किसी रैशनल नंबर पे, लेकिन ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसलिए यह ऑप्शन फॉल्स, सॉरी यह ट्रू नहीं है, ठीक है, फेल्स। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये कैसे करेंगे, आप समझ गए ना, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में। और आप यह भी ट्राई करना बच्चों घर में कि ये दिखाना कि ये इरेशनल पर कंटिन्यूअस है, तो ये ऐसा फंक्शन है जो मोनोटोन है, रेशनल्स पर डिसकंटिन्यूअस है और इरेशनल्स पर कंटिन्यूअस है, वो आप घर में ट्राई करना, ठीक है। वो मुझे इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आवश्यक नहीं है दिखाना। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लेट C01 डिनोट द सेट ऑफ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन 01 and Rn be the set of all sequences of real numbers, then there exists an injective map from C01 to Rn। इसको सोचेंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन, सबसे पहली बात कि C01 क्या है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस डिपेंड ऑन 01, और Rn ये सीक्वेंसेस का सेट है, सारी रियल सीक्वेंसेस का, और आपको एक मैप डिफाइन करना है, कहां से, फाई C01 से Rn में, फाई इज 1 1, और ये 1 1 होना चाहिए। कंटिन्यूटी का इसमें यूज होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात की है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले अगर Q जैसा कि आपका काउंटेबल है, मैंने बताया था, ऊपर मैंने Q को लिखा था R1 R2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखा जा सकता है Q के नंबर्स को। अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं वो देखें कि किसी भी फंक्शन को फाई कहां सेंड करेगा, फाई f सेंड्स अ फंक्शन f टू दिस सीक्वेंस fr1 fr2 डॉट डॉट डॉट, ओ सॉरी, ये Q, ये 01 क्लोज इंटरवल के रेशनल्स हैं, हाँ, क्योंकि फंक्शन 01 पे डिफाइन किए गए हैं, Q इंटरसेक्शन 01, क्योंकि 01 में भी इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स हैं, वो भी काउंटेबल होंगे, उनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं एज अ सीक्वेंस। तो ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया। अब ये रियल सीक्वेंस होगी, क्यों, क्योंकि ये R1 R2 01 के पॉइंट हैं, और f फंक्शन कहाँ है, 01 से R में फंक्शन है, f किसका मेंबर है, C01 का ना, तो ये एक रियल सीक्वेंस है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर किन्हीं दो की इमेज इक्वल होती है, मान लीजिए, फंक्शन तो वेल डिफाइंड मिल गया हमें क्योंकि एक रियल सीक्वेंस है,
अब अगर दो सेट की इमेज इक्वल होती है तो इसका मतलब होगा कि फाई एफ क्या है आपके पास, FR1 FR2 यह सीक्वेंस है डॉट डॉट डॉट। ये सीक्वेंस किसके इक्वल होगी, GR1 GR2 डॉट डॉट डॉट, इसके इक्वल होगी ना। तो ये यहाँ से ये दो सीक्वेंस इक्वल होंगे इफ एंड ओनली उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होंगे। तो हम या ऐसा भी कह सकते हैं fx इक्वल टू gx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन 0 1, है ना। क्योंकि FR1 इक्वल टू GR1 FR2 इक्वल टू GR2, या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं fx इक्वल टू gx फॉर एवरी x। दिस इंप्लाइज, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि यहाँ से क्या f और g हमेशा इक्वल होंगे, बताओ। हाँ, टू क्यों, क्योंकि Q intersection 0 1 is dense in 0 1. okay, and the functions f and g are continuous functions, okay, that is needed। ठीक है, अभी तक हमने कंटिन्यूटी का यूज नहीं किया। दो कंटिन्यूअस फंक्शन किस पर एग्री कर रहे हैं, सारे रेशनल पे एग्री कर रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 1 के, तो वो फिर पूरे क्लोज इंटरवल 1 में एग्री करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए fx इक्वल टू gx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 1 सिंस f एंड g आर कंटिन्यूअस, है ना। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो fx माइनस gx को एक फंक्शन कंसीडर कर लीजिए hx। अब इसकी वैल्यू हमेशा रेशनल्स पे 0 हो रही है ना, कोई इरेशनल नंबर है आपके पास, कहिए कि वो a है, a इरेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, HA क्या होगा। तो आप एक सीक्वेंस लीजिए रेशनल की जिस जो A पर कन्वर्ज कर रही है 0 1 में, तो उसके लिए fxn माइनस gxn ये तो 0 होगा, hxn 0 होगा, तो hxn 0 पर कन्वर्ज करेगी, और बाई कंटिन्यूटी ऑफ h कहाँ कन्वर्ज करनी चाहिए, ये HA पे कन्वर्ज करनी चाहिए, इसलिए इरेशनल पॉइंट्स पर भी वैल्यू 0 होगी। ये इसका आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, ये आपने रियल एनालिसिस में किया भी होगा कई बार, सो ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इसलिए only equal elements can have equal image, this mean phi is 1, this mean phi is 1 1। ओके, सो आप समझ गए होंगे इसको, इसका सॉल्यूशन। मैं आगे बढ़ूं, ठीक, चलिए इसको मैं यहीं पे कर लेता हूं, बड़ा आसान है ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट n be a bounded sequence of positive real numbers, then limit sup of this sequence should be equal to 1 over limit infimum an। देखिए इसको कैसे करेंगे, आप ये सीक्वेंस है, ठीक है, an इक्वल टू डिफाइन करते हैं, an इक्वल टू सुप ऑफ 1 बाई a1 1 बाई a2 डॉट डॉट डॉट, इनका सुप किसके इक्वल होगा, 1 बाई, ये आप प्रूव करेंगे, हाँ पॉजिटिव बाउंडेड सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स, उसके लिए ये ट्रू है कि मैं इन नंबर्स का अगर सुप्रीमम लूंगा तो वो इसके इक्वल आएगा, इन्फ ऑफ इनफीमम ऑफ a1 a2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे, और a2 को लूंगा सुप ऑफ a2 a3 डॉट 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 इक्वल टू 1 ओवर infimum of a2 dot dot dot। okay, so in this way limit n tending to infinity an, क्या होता है ये लिमिट n tending to infinity an is equal to limit sup n tending to infinity of कौन सी सीक्वेंस 1 by an, किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फीमम an क्या है मेरे पास 1 ओवर इन्फीमम an an प्लस 1 डॉट डॉट डॉट
इज इक्वल टू लिमिट सुप तो आप इसको लिमिट को आप ऐसा कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी infimum an plus 1 dot 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 is equal to limit sup, और ये क्या किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, लिमिट 1 ओवर लिमिट infimum of the sequence an, ठीक है, and tending to infinity. So we are done. sup 1 by an, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इजी क्वेश्चन था, है तो पूछो। ओके नेक्स्ट देखो, ये आया क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ ये इसको कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, पर जब पता चले कि करना किससे है हमको, इसको मतलब किस थ्योरम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तब आसान है, नहीं तो आसान नहीं है। देखिए डेंस की बात की है आपको, अगर मैं ये बोलूं कि C01 कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस का सेट है, मेट्रिक स्पेस है, उसने बोला है, और इसमें किसी सेट के डेंस होने की बात करूं तो आपके दिमाग में वीयरस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम अवश्य आएगी, ठीक है। फिर बाद की बात है, तो वीयरस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम से आप जानते हैं कि Rx a set of polynomials over real numbers is dense on C01, ये आपको पता है वीयरस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम से ना, लेकिन इसने थोड़ा सा अभी चेंज किया है। क्यों, आपको क्या सेट दिया है, पहले मैं पढ़ दूं हाँ पूरा क्वेश्चन। लेट C01 डिनोट द मैट्रिक स्पेस ऑफ कंटीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन 01 अंडर द सुप्रीमम मैट्रिक, ठीक है। ये द डिस्टेंस बिटवीन f एंड g इज इक्वल्स टू, ये आप पहले से जानते हैं। Q क्या सेट दिया है, लेट Q is a subset of C01 be the set of all polynomials in Rx in which the coefficient of x square is 0। ये ऐसे पॉलिनोमियल्स का सेट है a0 a1x प्लस a3x क्यूब, a2 इसमें नहीं है, डॉट 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 an x to the power n is finite बट नॉट फिक्स्ड, ओके फिक्स नहीं है ये, और आपके ai कहाँ से आ रहे हैं, r से आ रहे हैं। ये सेट है, सबसेट है rx का। ये डेंस होगा या नहीं पूछा है हमसे, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब सबसे पहली बात, हमें इसको डेंस दिखाना है, तो डेंस दिखाने के लिए हम अगर कोई भी एप्सिलॉन बॉल लेंगे किसके अराउंड C01 में, कोई भी फंक्शन लें, और आपको ये दिखाना है कि आपने कोई भी फंक्शन लिया fx C01 से, तो कोई पॉलिनोमियल आपको Q के अंदर मिलेगा कि px इज लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल x, यह आपको दिखाना है डेंस होने के लिए, हाँ ठीक है। यानी कि कोई भी किसी भी पॉइंट के अराउंड कोई भी बॉल किसी न किसी पॉइंट को कंटेन करती है इस सेट के। चलिए तो इसको शो करने के लिए हाँ, मान लीजिए कि f कोई भी फंक्शन है आपका, लेट f belongs to C01 be any function, ठीक है। then gx इक्वल टू f x की पावर 1/3 also belongs to C01, क्योंकि x की पावर 1/3 भी तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, और f कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा बाई वीयरस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम we have there exists a polynomial px, ये polynomial px कहाँ होगा, rx में होगा, हाँ q में नहीं। rx डेंस होता है ना C01 में, such that difference of px minus gx, right, gx को मैं क्या लिख दूं, fx 1/3 is less than epsilon
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। अब और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं px क्यूब फॉर ऑल x है ना, तो x क्यूब भी तो एक x है, तो सभी x के लिए हो रहा है तो x क्यूब के लिए भी होगा, क्योंकि अगर x 0 1 के बीच में है तो x क्यूब भी तो 0 1 के बीच में ही होगा ना। यहाँ x क्यूब रखोगे तो x आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। अब आपको पता है ये px क्यूब कहाँ का एलिमेंट है? px कोई पॉलिनोमियल होगा rx का, अगर उसमें x क्यूब पुट कर देंगे, जैसे px कोई पॉलिनोमियल होगा, कहिए कि a01 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an x टू द पावर n ऐसा है। इसमें अगर आप x क्यूब पुट करेंगे तो आप क्या पाएंगे? px क्यूब a0 a1x क्यूब प्लस a2x टू द पावर 6 डॉट डॉट डॉट। ये पॉलिनोमियल क्या क्यू में नहीं है? क्योंकि इसमें अगर आप एक्स स्क्वायर का टर्म में देखेंगे तो वो एब्सेंट है, तो ये पॉलिनोमियल कहाँ बिलोंग करेगा? क्यू में। तो आपने एक पॉलिनोमियल ढूंढ लिया क्यू से कि उसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। आप या ये कहिए कि fx के अराउंड कोई भी एप्सिलॉन बॉल कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करती है क्यू का, ठीक है, बिलोंग्स टू क्यू। दिस इंप्लाइज ओके, जो ये ऊपर लिखा है मैंने, मतलब ये वाली लाइन इंप्लाई करेगी Q इज डेंस इन C01। कोई क्वेश्चन? समझ गए आप? ओके, नो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए इजाज बताओ इसका सॉल्यूशन। टोपोलॉजी का है ये, मान लो टोपोलॉजी जैसा ही है, मैट्रिक स्पेस भी तो टोपोलॉजी बनाता है कोई भी। ये फॉल्स हुआ। ओके गुड, कोई एग्जांपल दे सकते हो? डिस्क्रीट मेट्रिक लेकर अगर सेट इनफाइनाइट ले ले तो। बस, वेरी गुड। सो टेक z equal to, oh sorry, x equal to z, okay, take x equal to z, discrete metric है हाँ, ये with discrete metric हमें बोल डिस्क्रीट मैट्रिक में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सो f अगर कोई फंक्शन है z से, r इज कंटिन्यूअस क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक है ना। तो अब देखें ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है यह दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा कि d ऑफ fx fy कोई भी एप्सिलॉन आप ले लीजिए लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल x माइनस वाई, जब जब x माइनस वाई का डिफरेंस क्या होगा, इसको मैं dxy इज लेस देन डेल। किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपको ऐसा डेल ढूंढना है। मान लीजिए आपको एप्सिलॉन दिया गया है, ठीक है, मैं आपको डेल ढूंढ कर दिखाता हूं। इफ एप्सिलॉन इज गिवन, टेक डेल इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो देखिए देन d ऑफ fx fy इज लेस देन एप्सिलॉन। वैसे d की जगह आप मॉड्यूलस रख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड मैट्रिक होती है r की, वो z में डिस्क्रीट मैट्रिक्स की मैट्रिक की तरह बिहेव करती है ना इजाज, राइट और नॉट? हाँ ओके, देन फॉर dxy इन 1/2। अब देखें दो इंटीजर का डिफरेंस अगर लेस देन 1/2 है तो इसका मतलब x और y इक्वल है। अगर x और y इक्वल है तो fx fy इक्वल होंगे, उनका डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, और जीरो तो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होता ही है। तो इसका मतलब किसी भी एप्सिलॉन के लिए आप डेल को 1 से छोटा कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, 1/2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं। तो इन डिस्क्रीट मैट्रिक में कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। अब देखें ये कॉम्पैक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि z को आप
एक ओपन कवर दे रहा हूं मैं, क्या ओपन कवर दे रहा हूं, ऐसे 0 यूनियन -1 यूनियन +1 यूनियन 2 यूनियन -2, इस तरीके से ये इसका ओपन कवर है ना। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक में कोई भी सिंगलटन सेट ओपन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी सिंगलटन सेट ओपन होता है, क्यों होता है? क्योंकि ओपन सेट around 0 of radius 1/2 contains only open ball, around 0 of radius 1/2 contains only 0, ठीक है। इसी तरीके से हर किसी नंबर के लिए, तो ये सारे ओपन सेट्स हैं। is an open cover with no finite subcover, नो फाइनाइट सबकवर। क्यों? क्योंकि अगर आप फाइनाइट लेंगे, कोई भी इसका फाइनाइट सबकवर लेंगे, उसमें फाइनाइटली मैनी इंटीजर्स आएंगे, पूरे इंटीजर्स तो आ ही ना सकेंगे, तो जेड कैसे फिर इक्वल टू उसके हो सकेगा, इसलिए ये ट्रू नहीं है, फॉल्स। हाँ, ऊपर हम लिखना भूल गए थे कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, वो तो सॉल्यूशन आपको बता दिया है, तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? लेट एक्स बी ए मेट्रिक स्पेस एंड सी एक्स डिनोट द आर वेक्टर स्पेस ऑफ continuous real valued functions on x, then x is infinite if and only if dimension of cx over r is infinite। ये स्टेटमेंट ट्रू है, और इसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। मैं प्रूव करूंगा x is finite if and only if dimension of cx over r is finite। मान लें कि x फाइनाइट है, पहले x is finite, x फाइनाइट होगा तो इसमें n पॉइंट्स होंगे, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको कहिए कि वो n एलिमेंट्स हैं उसमें, तो उनको हम नेम दे देते हैं x1 x2 डॉट 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 xn। अब इस केस में cx बनेगा क्या? पहले तो ऑब्जर्व करें कि ये फाइनाइट मैट्रिक स्पेस है, फाइनाइट मैट्रिक स्पेस है, फाइनाइट है तो ये डिस्क्रीट होगा, डिस्क्रीट। अगर ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मींस किसी भी पॉइंट के अंदर, मतलब इसका कोई भी सेट है तो उसके अराउंड एक ओपन बॉल होगी जो किसी और पॉइंट को कंटेन नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर ये डिस्क्रीट है सेट, तो कोई भी फंक्शन f फ्रॉम x टू r इज कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट सेट से इज कंटिन्यूअस। अब cx को मैं कैसे लिखूंगा? cx क्या है? f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू r, f इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन x। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं fx1 fx2, क्योंकि जो भी फंक्शन आप डिफाइन करेंगे वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। fxi बिलोंग्स टू r, यानी कि मैंने इसको क्या लिख दिया, ये वैल्यू किसको डिनोट करेगा? f की वैल्यू x1 पे x2 पे f की क्या वैल्यू है, तो n टपल में लिख दिया किसी भी फंक्शन को, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा फिर? एज अ वेक्टर स्पेस Rn। तो इस केस में डायमेंशन n होगी, और डायमेंशन क्या होगी? n। सो फाइनाइट, डायमेंशन ऑफ cx इज फाइनाइट। अब दूसरा केस, इफ conversely suppose that cx की डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ cx इज फाइनाइट से n, n कहिए उसको, से n, मैंने बोल दिया n। एंड हम अगर मान लें कि x फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा? एंड सपोज x इज नॉट फाइनाइट, x इज नॉट फाइनाइट। अगर x फाइनाइट नहीं है तो एक इसका सबसेट मिल जाएगा ना हमें, देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ x विथ n+1 पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे? ठीक ऐसे ही ये सेट भी क्या होगा? डिस्क्रीट होगा, और दूसरा ये सेट भी डिस्क्रीट होगा, तो इसलिए डायमेंशन ऑफ cy ओवर r कितनी होगी? n+1
होगी, ठीक ऐसे जैसे ऊपर हमने किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन टी फ्रॉम cx टू cy। ये क्या करेगा, किसी भी फंक्शंस को जो इसमें कौन से फंक्शंस हैं जो x टू r हैं और कंटिन्यूअस हैं, क्या करेगा, f रेस्ट्रिक्टेड टू y, क्योंकि इसमें तो cy में अगर आप f का रेस्ट्रिक्शन लेंगे, ये f क्या है, कंटिन्यूअस है, x में तो y में भी कंटिन्यूअस होगा। एंड दूसरा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू भी होगा, क्यों ऑन टू होगा वो देखिए, t इज ऑन टू बिकॉज ऑफ किट्स थ्योरम। किट्स थ्योरम, अब किट्स थ्योरम से कैसे, क्योंकि y आपका क्लोज्ड भी है, फाइनाइट है ना, तो क्लोज्ड है, मैट्रिक स्पेस का फाइनाइट सबसेट है, क्लोज्ड है, और कोई भी मैट्रिक स्पेस नॉर्मल होता है, तो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन y से r में क्या करेगा, एक एक्सटेंड किया जा सकेगा एज अ फंक्शन फ्रॉम x टू r। तो ये ऑन टू क्यों होगा, अगर कोई फंक्शन आप g ले लीजिए, g बिलोंग्स टू cy, अगर कोई भी हमने फंक्शन cy में लिया तो एक इसका एक्सटेंशन होगा ना, g इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू r, सो इट विल हैव अ एक्सटेंशन से g डैश x टू r, एंड इसी का रेस्ट्रिक्शन क्या आ जाएगा, इसी की इमेज क्या आ जाएगी इस एक्सटेंशन की, ये g आ जाएगी, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ इस ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू है लेस देन एंड इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, इस वेक्टर स्पेस से इस ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दिया, इसलिए इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, डायमेंशन शुड बी लेस देन डायमेंशन ऑफ cx। तो ये इंप्लाई करेगा n+1 इज लेस देन n, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा हमारे पास, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों है, क्योंकि हमने गलत माना है कि x इज फाइनाइट, x इज नॉट फाइनाइट, इसलिए x से क्या होना चाहिए, फाइनाइट ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि x इज फाइनाइट इफ एंड ओनली दिस डायमेंशन इज फाइनाइट, सो देयरफॉर x इज इनफाइनाइट इफ एंड ओनली डायमेंशन दिस डायमेंशन इज इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, A इज सेट ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ लाइंस, ओके, और यू कैन से काउंटेबल यूनियन ऑफ लाइंस इन आर क्यूब, ओके, ये हमें दिया है A इक्वल टू, एंड पूछा है अगर हम आर क्यूब में से, आर क्यूब ये आपके पास है, आर क्यूब में से आप क्या निकाल दें, इस सेट को निकाल दें, लाइंस निकाल दें, काउंटेबल नंबर ऑफ लाइंस निकाल दें, तो क्या तब भी ये सेट कनेक्टेड होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पाथ कनेक्टेड होगा, और पाथ कनेक्टेड होगा तो सेट कनेक्टेड हो ही जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कुछ, ठीक है, क्योंकि मैं 3D फिगर से यहाँ पे बना तो नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू तो है, लेकिन देखिए मान लीजिए आपने कोई दो पॉइंट P1 और P2 ले लिए आर क्यूब माइनस ए से, अब ये पॉइंट P1 एंड P2 को आप मिलाइए, इनसे पास होने वाली एक लाइन है, ठीक है। अब ये जो इनसे पास होने वाली लाइन होगी, ये जरूरी नहीं है कि इनसे पास होने वाली लाइन जरूरी नहीं है कि इसी सेट के पॉइंट्स को कंटेन करेगी, हो सकता है कि ए में जो लाइंस हैं वो इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे, क्योंकि ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो फिर P1 P2 पॉइंट तो एक ही हो जाएंगे ना, तो लाइंस इसको एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कुछ ऐसे कर रही हो सकती इनसे जाने वाली लाइन को। तो अब आपको क्या करना है, चूज अ प्लेन, प्लेन passing through line P1 P2, line which does not contain any line of A, any line of A। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इससे पास होने वाले आपके पास अनकाउंटेबली मैनी प्लेन्स हैं,
इस लाइन से पास होने वाले, और आपके पास लाइंस क्या है, काउंटेबली मैनी है, तो आप एक ऐसा प्लेन चूज कर सकते हैं जो इस लाइन से पास हो और किसी और लाइन को कंटेन नहीं करे। ठीक है, ऐसा प्लेन आप चूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन्स काउंटेबल हैं। अगर आप ऐसा चूज नहीं कर पाएंगे तो हर कोई प्लेन अगर किसी न किसी लाइन को कंटेन कर रहा होगा एक ही, तो फिर आपके पास प्लेन्स भी काउंटेबल हो जाएंगे। तो अब आपके पास एक प्लेन आ गया जो इनको क्या करता है, इस लाइन से पास होता है। तो इस लाइन से पास होता है और वो एक ही किसी भी लाइन को कंटेन नहीं करता है। अगर किसी भी लाइन को कंटेन नहीं करता है तो अब आपके पास क्या है, उस प्लेन को आप ये अपनी स्क्रीन मान लीजिए। ठीक है, ये स्क्रीन है। तो इस प्लेन में जो ए के पॉइंट्स हैं वो इस लाइन में हो सकते हैं बस, और कहीं नहीं है। ठीक है, और P1 P2 किसके पॉइंट हैं, R³ ए के पॉइंट है। तो अब हम एक लाइन खींचेंगे इस प्लेन में, जो प्लेन हमने इससे पास होने वाली लाइन है, और दूसरी लाइन कुछ ऐसे खींचेंगे इसी प्लेन में। ठीक है, जो इसके पैरेलल नहीं है, जो आपने लाइन खींची है। तो ये लाइन इस तरीके से यहाँ इंटरसेक्ट कर जाएंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन नहीं है, यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी। तो मैंने जैसा कि बताया कि हमने प्लेन ऐसे लिया है कि वो किसी भी लाइन को कंटेन नहीं करता है। हालांकि इस लाइन में एक ही लाइंस के एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन प्लेन में नहीं है। इसके अलावा और जगह कहीं भी नहीं है प्लेन में। तो ये वाला आपका पाथ P1 Q P2, पाथ P1 Q P2 lies in R³ स्लैश ए। सो आपका ये वाला सेट क्या आ जाएगा, पाथ कनेक्टेड, यस, पाथ कनेक्टेड। दिस मीन पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड भी होगा, इसलिए ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। इन्वर्टिबल लीनियर मैप फ्रॉम R² to itself takes parallel lines to parallel lines। चलिए, इन्वर्टिबल मैप है, टी कहिए इसको, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, R³ टू R² टू R²। अब इसको ऐसे समझना, बोल रहा है कि पैरेलल लाइंस को पैरेलल लाइंस में मैप करता है। ये आपका R² है, ज्योमेट्री से इसको समझते हैं। आपकी ये कोई भी लाइन ले लीजिए आप R² में, कोई भी लाइन, मैं ऐसे ले लेता हूँ लाइन, पैरेलल लीजिए इसके कोई लाइन, ये रही लाइन। अब आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल subspaces of R² are lines passing through origin, और इसका उल्टा भी सही है, passing through origin। ठीक है, उल्टा माने कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है एक वन डायमेंशनल सब स्पेस बनाती है। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक पैरेलल लाइन खींचिए, ओहो, मैं इसको एक पैरेलल लाइन खींचूं यहां से जो 0 से पास हो रही है। ठीक है, और इनके पैरेलल है, तो ये एक सब स्पेस होगा ना, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ये R² का एक सब स्पेस होगा। तो इसमें कोई पॉइंट ऐड करें आप, तो आप ये जो नीचे वाली लाइन है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, W डैश प्लस W लिख सकते हैं, और ऊपर वाली लाइन को किसी W के लिए, ये W इसके अंदर का नहीं है, हाँ, W बड़े मतलब W के अंदर का नहीं है ये पॉइंट, तो मैं इसको W की बजाय कोई R² का वेक्टर है T डैश ऐसे लिख सकते हैं ना। इतनी तो ज्योमेट्री आती होगी कि ये लाइन है, इसमें एक फिक्स वेक्टर जोड़ेंगे R का, तो यहाँ पहुंच जाएंगे इसके पैरेलल ही, और ठीक ऐसे ही। तो ये दो पैरेलल लाइन को ऐसे लिखा जा सकता है, T प्लस W और T डैश प्लस W। आप इनकी इमेज से देखिए, कोई भी दो पैरेलल लाइंस ऐसे लिखे जा सकते हैं किसी वेक्टर सब स्पेस के लिए। ठीक है, इसकी इमेज देखें अगर T के अंदर, T प्लस W इज इक्वल टू क्या आएगा, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए TT प्लस TW
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आप लोग मुझे उसका आंसर देंगे। टी डैश प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डैश प्लस टी डब्ल्यू। तो क्या ये लाइन से हैं ये दोनों? यस और नो? लाइन्स और नॉट? हाँ, हाँ, क्यों? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी। हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी। तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी लाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, सम वेक्टर प्लस वन डायमेंशनल सब स्पेस। ठीक है, ऐसा मैंने समझा दिया। अब मुझे बताइए क्यों? हाँ, ठीक करिए आप। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैंने उसका यूज कर लिया ना यहाँ पे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसकी इमेज को ऐसे लिख दिया, लाइंस। बिकॉज इनके बारे में बताइए, टी डब्ल्यू के बारे में। सिंस टी इज इन्वर्टिबल, उसका यूज कब करोगे? टी इन्वर्टिबल है तो वन डायमेंशनल सब स्पेस को वन डायमेंशनल सब स्पेस में ही मैप करेगा। इन्वर्टिबल है, ठीक है। इन्वर्टिबल मैप क्या करता है? बेसिस को बेसिस पे मैप करता है। दिस इंप्लाइज टी डब्ल्यू इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, या आप बोलिए टी डब्ल्यू इज वन डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो वन डायमेंशनल सब स्पेस है लाइन प्लस अ वेक्टर। ठीक है, और उसी सब स्पेस में अ वेक्टर, तो ये भी क्या करेंगे, एक ये दोनों भी पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। इसका कारण ठीक जैसे आप टी डब्ल्यू होगा, टी डब्ल्यू ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है। टी डब्ल्यू हो सकता है ऐसे हो, जैसे मैं अगर इसका फिर से आर क्यूब, ये आर स्क्वायर है, तो टी डब्ल्यू की इमेज मान लीजिए ये आ रही है। जरूरी नहीं है, टी डब्ल्यू ऐसा भी हो सकता है, ये टी डब्ल्यू है, लेकिन उसके जो लाइंस की इमेज क्या आ रही है, टी डब्ल्यू में कोई फिक्स्ड दो वेक्टर जुड़ रहे हैं ना, ये है टी टी प्लस टी डब्ल्यू, ये है आपके पास टी डैश प्लस टी डब्ल्यू, तो ये लाइंस भी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। पूजा, समझ में आ गया? यस सर। पक्का? हाँ सर, इसको अगर ऐसे सोचे कि हाँ लीनियर मैप इन्वर्टिबल, हाँ then that is 1 1, हाँ। then the linear map मतलब वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, फिर वो इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व करेगा, मतलब प्रिजर्व इनर प्रोडक्ट, फिर तो पैरेलल लाइन को पैरेलल लाइन में ही मैप करेगा। इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करेगा, तो कैसे पैरेलल लाइंस को पैरेलल लाइन में मैप करेगा फिर? इनर प्रोडक्ट को मतलब प्रिजर्व, और जो पहले बीच फिर आपको ये भी बताना होगा इनर प्रोडक्ट को क्यों प्रिजर्व करेगा। आइसोमॉर्फिज्म होगा तो फिर ओके, आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट। हाँ। ओके फाइन, अगर होता है तो ऐसे आप कर सकते हैं, बस जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से करें। ठीक है, चल आगे बढ़ूं मैं? हाँ। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में आप स्टूडेंट्स के क्या विचार हैं? सही होगा या नहीं होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए, फॉर any matrix C with entries in C, let MC denote the minimal polynomial of C and PC its a characteristic polynomial. Then for any in natural numbers, two matrices AB, two square matrices AB of order n similar if and only अगर उसकी मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दो मैट्रिक्स की सेम है तो वो सिमिलर होंगी, और सिमिलर होंगी तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होंगी। ऐसा इसमें पूछा गया है, लेकिन इसका बड़ा ही सरल काउंटर है।
कि अगर आप a इक्वल टू क्या ले लें, जीरो जीरो वन जीरो 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 जीरो, ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लिया। b इक्वल टू भी कुछ ऐसी ही मैट्रिक्स मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है, बस b में थोड़ा सा ओ ये तो अच्छा, ओहो ऐसे नहीं चलेगा काम, वैसे b लिखना ही पड़ेगा, चलो लिख देते हैं। b इक्वल टू क्या, जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो 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 जीरो। अब आप लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल मुझे बताइए क्या होंगी। तो आप देख पा रहे होंगे एम ए एम बी दोनों क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और पी ए पी बी दोनों क्या है, एक्स टू दी पावर 4 है, दोनों निलपोटेंट मैट्रिसेस हैं। लेकिन ये सिमिलर नहीं है, क्यों सिमिलर नहीं है, कौन बताएगा मुझे। रैंक, ओ सॉरी मैंने लिख दिया, अब तो आप बता ही दोगे। रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक बी, सो दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर नॉट सिमिलर। सिमिलर मैट्रिक्स की रैंक सेम होती है, नॉट सिमिलर। ओके, सो देखो, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम हो तो जरूरी नहीं है मैट्रिक्स सिमिलर हो, ठीक है। हाँ सिमिलर हो तो फिर क्या मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होंगी, वो आप घर में सोचेंगे, ठीक है। चलिए अब आता हूं मैं क्वेश्चन, मैंने पूछा नहीं कि ये समझ में आ गया, तो समझ में आ ही गया होगा, बड़ा आसान है। तो 10 की बात करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया है हमें, देखो डिटर्मिनेंट, ये सही है या नहीं पूछा है, हाँ देखो है ये ट्रू। अब क्यों ट्रू है मैं वो आपको बता देता हूं। मान लीजिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 किसकी आइगन वैल्यूज हैं आपकी, आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी माइनस बी ए इस मैट्रिक्स की, ठीक है। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू क्या होगा, आप लोग बताइए, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए। और ये क्या होना चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं ट्रेस ए बी माइनस ट्रेस बी ए, जो कि ए बी और बी ए का तो सेम ट्रेस होता है, तो इसलिए ये जीरो होना चाहिए। नाउ अब आपको एक आइडेंटिटी में याद दिला दूं, एलजेब्राइक, लैम्डा 1 क्यूब प्लस लैम्डा 2 क्यूब आपने पढ़ा होगा, ये लैम्डा 3 क्यूब माइनस 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इंटू समथिंग समथिंग, जो भी होता है वो, लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर, उससे मुझे ज्यादा कोई मतलब भी नहीं है, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ इसको। तो आप देखें ये तो क्वांटिटी जीरो है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 जीरो है, ठीक है, इसलिए ये जीरो आ जाएगा। लेकिन लैम्डा 1 क्यूब लैम्डा 2 क्यूब लैम्डा 3 क्यूब, ये किसकी आइगन वैल्यू है, लैम्डा 1 क्यूब लैम्डा 2 क्यूब लैम्डा 3 क्यूब, ये आइगन वैल्यू है ए बी माइनस बी ए के होल क्यूब का, और उन सभी का सम क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए क्यूब, इसका ट्रेस होगा, ठीक है, माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है, किसकी, इसकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, तो ये डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए, अब जो इक्वल टू जीरो, और हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो ये इसी के इक्विवेलेंट है, इधर उधर करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन इसमें, नो क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, चलिए बताइए 11 का आंसर आप लोग बता सकते हैं मुझे, यस और नो बता सकते हैं पहले।
इसको कैसे करना है देखो, ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स रियल, ओके, ट्रेस की बात आई है ना, ट्रेस की बात आई है तो आइगन वैल्यूज की भी बात आएगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आइगन वैल्यूज आर रियल। लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा, अगर हम इसकी आइगन वैल्यूज ले लें, क्वेश्चन आप पढ़ लिया होगा आपने, हाँ मैंने पढ़ा नहीं, तो देखो आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए, सो ट्रेस ए टू द पावर एन क्या होगा, ए की पावर एन की आइगन वैल्यूज ये सारी रियल हैं, हाँ रियल, ट्रेस ए टू द पावर एन होगा लैम्डा की पावर 1 की पावर एन, लैम्डा 2 की पावर एन डॉट 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 लैम्डा आर की पावर एन, ओके। सो यहां हमें बोला क्या गया है, ये क्वांटिटी lambda 1 to the power n, lambda 2 to the power n dot 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 lambda r to the power n ऐसे होगी, ठीक है। अब यहां से दो केस हमारे पास आते हैं, मान लीजिए कि lambda 1 लेस देन 1 है, सारे lambda i और एवरी i, ठीक, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, इसको आप थोड़ा सा अगर सुधार लेना, इस 2 की पावर रूट n को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, नीचे रख देता हूं 2 की पावर रूट n। अगर सारी लैम्डा आई, दो केस बनेंगे यहां से, केस 1 अगर सारे लैम्डा आई 1 से छोटे हैं, ठीक, मॉड्यूलस में सभी का मॉड्यूलस अगर 1 से छोटा है, जैसे ही अब ये बीच की क्वांटिटी को मैं कुछ नाम दे देता हूं, इसको बार बार यूज करने से भला मैं इसको लिख देता हूं, सीक्वेंस लिख देता हूं, SN लिख देता हूं, ठीक है, SN सम है इसलिए मैंने SN लिख दिया इस क्वांटिटी को। अब अगर सारे लैम्डा आई का मॉड्यूलस लेस देन 1 है तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी SN आपके पास कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, सब लोग बताओ, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ दिस क्वांटिटी एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सारे लैम्डा आई लेस देन 1 है तो 0 आएगा ना, क्योंकि जैसे ही n इंफिनिटी की ओर जाएगा, लैम्ड आप इस मॉड्यूलस की लिमिट लेना चाहते हैं, लिमिट को अंदर करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, सभी की लिमिट 0 आएगी, और नीचे ये इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा तो ये ओवरऑल ये लिमिट क्या आएगी, 0। लेकिन इस साइड में तो 1 रहेगा, अगर आप लिमिट लेंगे ना इस साइड में तो 1 रहेगा, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 1 से बड़ा हो 0। सो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि लैम्डा आई लेस देन एन इक्वल टू 1 हो, मतलब हर किसी लैम्डा आई का मॉड्यूलस अगर लेस देन 1 है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इट मींस, और दूसरा इसमें 1 भी होगा, तो क्यों, अगर आप इसको इक्वल 1 भी लेंगे, अगर सभी भी 1 के इक्वल होंगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी 1 आएगी, अगर ऊपर वाली क्वांटिटी 1 भी आ रही है तो नीचे वाली क्वांटिटी तो इन्फिनिटी आएगी एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तब भी ये 0 ही आएगी वैल्यू, ठीक है। और दूसरा केस आप लीजिए, केस 2, इफ कोई लैम्डा आई का मॉड्यूलस ग्रेटर देन 1 आई है फॉर सम आई, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, तब लिमिट SN S2n, और मैं 2n क्यों ले रहा हूं उसका आपको कारण बताऊंगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए अब
अगर हर किसी लैम्डा आई का मॉडुलस 1 से बड़ा है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते लिमिट के बारे में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही n इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो कोई 1 से बड़ा होगा, कोई 1 से छोटा होगा, फिर उनकी एडिशन होके क्या आ रहा होगा हमें क्या पता, है ना? मतलब आप समझे, जैसे एक की मान लीजिए लैम्डा 1 से बड़ा है, ठीक, और लैम्डा 2 भी 1 से बड़ा है, अब दोनों का एडिशन है एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो वो कुछ भी आ सकता है क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, 2n ले रहा हूँ, तो सारे पॉजिटिव आएंगी ये क्वांटिटी। फिर अगर कोई नेगेटिव भी होगा ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट डॉट, इनमें से कोई नेगेटिव भी होगा, 2n लेने पे सभी पॉजिटिव आएंगी। तो सभी पॉजिटिव आने के कारण क्या होगा, देखो ये लिमिट क्या आएगी, जैसे ही मैं इन्फिनिटी की ओर जाऊंगा तो ये लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है, ये वाली लिमिट S2n इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया इसका आइडिया क्या है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आप क्या लिखेंगे, लिमिट, और मैंने बोला है कि कोई लैम्डा आई 1 से बड़ा है जिसका मॉडुलस, तो उसको आप लैम्डा 1 ही मान लेना, लैम्डा 1 का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 है। तो आप इसकी लिमिट निकालना, तो आप देखेंगे कि लैम्डा 1 की पावर 2n, लैम्डा 2 की पावर 2n डॉट डॉट डॉट, ये सभी पॉजिटिव आएंगे क्योंकि पावर 2n कर दिया ना, अगर कोई नेगेटिव भी होगी तो 2 की पावर √2n। क्या इसकी लिमिट इनफाइनाइट नहीं आ रही है, ऐसा चेक करेंगे, ये लिमिट इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। अगर ये लिमिट इनफाइनाइट आएगी तो फिर दूसरी तरफ की लिमिट देखो आप, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, वो तो 2020 ही है, ये फिर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा आपके पास, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके से इस ट्रेस को बाउंड कर सकें, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन गलत है। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? नो क्वेश्चन, ओके, वेरी गुड। इफ यू हैव नो क्वेश्चन, अब आते हैं ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 किया ना हमने अभी, तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपको f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स, मुझे इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व, इस क्वेश्चन को किससे, आइंस्टाइन का। ओके, आइंस्टाइन क्राइटेरियन से, ठीक है। तो आप इसमें क्या करें, पहले 101 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं f(x), आपके पास ये जो पॉलिनोमियल बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 101 फैक्टोरियल x की पावर 100 बाई 100 डॉट 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 101 फैक्टोरियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल आपके पास आ गया, इसको आप नया पॉलिनोमियल मान लीजिए hx, ठीक है। अब देखो आइंस्टाइन क्राइटेरियन आपको पता होगा वो क्या है, वो है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है zx की कुछ ऐसे a0 a1x डॉट 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 an(x to the power n), zx की कोई पॉलिनोमियल है, और आपके पास कोई प्राइम ऐसा है जो a0 को डिवाइड करे, a1 को डिवाइड करे, डॉट 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 an को डिवाइड करे, लेकिन सॉरी an को डिवाइड ना करे, बट p² an a0 को डिवाइड ना करे, तो आप पाएंगे कि f(x) कहाँ इरेड्यूसिबल है, इज इरेड्यूसिबल इन qx, ठीक है। ये आइंस्टाइन क्राइटेरियन है इरेड्यूसिबिलिटी के लिए, वो मैंने लिख दिया। तो आप टेकिंग p इक्वल टू 101 वी गेट, अगर हम देखें इसमें 101 लें तो 101 इसको डिवाइड करेगा, और जो भी यहाँ आ रहे हैं उनको भी डिवाइड करेगा, देखो इसको भी डिवाइड करेगा 101, इसमें से 100 कैंसिल होगा ना, लेकिन 101 फैक्टर तो रहेगा यहाँ पे, उसको भी डिवाइड करेगा, और ऐसे ही अगले वाले में 99 कैंसिल होगा तो 101 उस वाले को भी डिवाइड करेगा। इस तरीके से जो भी x की पावर्स के कोएफिशिएंट आएंगे सभी को डिवाइड कर रहा है 101, लेकिन 101 का स्क्वायर आप करेंगे वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 101 इसके बाद है ही नहीं, 101 प्राइम है, हाँ पहली बात ये भी जान लें, और दूसरा 101 1 को डिवाइड नहीं करता। तो
तीन क्राइटेरियन आप अप्लाई कर सकते हैं, वी गेट Hx इज irreducible in Qx, ठीक है, दिस इंप्लाइज Fx इज irreducible, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर Fx टूट जाएगा तो फिर Hx भी रिड्यूसिबल हो जाएगा, हाँ, क्योंकि Fx रिड्यूसिबल हो गया, तो इतना ध्यान रखना, Fx को भी रिड्यूसिबल ही होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आसान क्वेश्चन है। देखिए कि इसका यूनिट ग्रुप हमसे बोला है, इस रिंग का यूनिट ग्रुप के बारे में पूछा है। देयर एग्जिस्ट n greater than 3 such that group of units of the ring is cyclic, yes or no बताना। ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? u यूनिट ग्रुप u 2 to the power n इसका आइसोमॉर्फिक होता है, और ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है? Z2 क्रॉस Z2 to the power n minus 2, n greater than 3 है यहाँ, ये आपको पता होना चाहिए है, ये इसका आइसोमॉर्फिक होता है, उसके बाद ही आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां से देखें, अगर इसको मैं इक्वल लिख रहा हूं Z2 क्रॉस Z2 की पावर n माइनस 2, ये n माइनस 2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे कोई ना कोई फैक्टर तो हमेशा, मतलब यहाँ पे Z2 Z4 Z8 ऐसा कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इस तरीके के ग्रुप Z2 क्रॉस Z4 Z2 क्रॉस Z8 ये साइक्लिक तो नहीं होते, ये तो नॉन साइक्लिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसलिए नॉट साइक्लिक, साइक्लिक नहीं होगा, और इसने क्या बोला है? साइक्लिक, तो ये गलत है, ठीक। अब 14 क्वेश्चन करते हैं। चलो 14 कौन बताएगा मुझे? कोई बताना चाहता है आंसर क्लास में से 14 का? पहले समझ लो कह क्या रहा है कि आपको दो रिंग्स दी गई हैं आर एस, और आपके पास फाई कोई होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो क्या जो आर स्टार, ये आर क्रॉस का मतलब है ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ यूनिट्स क्या आएगा? ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ एस आएगा। ऐसा जरूरी है? यस और नो? नहीं, क्योंकि आप फाई डिफाइन करें जेड से जेड एन में बाई फाई ए इज इक्वल टू, सॉरी Z5 में डिफाइन करें, हाँ, A मॉड्यूलो 5, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके यूनिट्स की इमेज क्या आती है। Z की यूनिट्स क्या है? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 किसके पास जाएंगे? 1 की इमेज है 1, एंड माइनस 1 की इमेज क्या आएगी मॉड्यूलो 5 में? 4, ठीक है। लेकिन ये तो S हमने लिया Z5, R हमने लिया Z5 की यूनिट्स क्या है? Z5 की तो 1 भी यूनिट है, 2 भी यूनिट है, 3 भी यूनिट है, और 4 भी यूनिट है, सारे यूनिट्स हैं। तो देखा आपने इस केस में यूनिट्स के सेट का सबसेट आया था, यूनिट ग्रुप के सेट का सबसेट आया था, पूरा का पूरा एस नहीं आया, एस क्रॉस नहीं आया, ठीक है। यानी कि इसकी जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब नहीं अटेन की इसने फंक्शन ने, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रू नहीं है, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट और फॉल्स। 15 देखिए, 15 के लिए लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी भी, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, पी उसका कोई सीलो सब ग्रुप है, वेयर पी इज अ प्राइम, पी सीलो सब ग्रुप है। देन फॉर एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी, एच कोई भी सब ग्रुप है जी का, एच इंटरसेक्शन पी किसका सब ग्रुप होगा? एच का सब ग्रुप होगा, सही बात है। सीलो सब ग्रुप होगा बोल रहा है, पी सीलो सब ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप देख सकते हैं अगर G इक्वल टू आप S3 लें और इसका सीलो सब 3 सब ग्रुप लें, A3 3 सीलो सब ग्रुप,
ठीक है। एच आप क्या लें, एच इक्वल टू 2 ऑर्डर का सब ग्रुप लें I12, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन लेंगे A3 के साथ, ये H का सब ग्रुप होगा और ये आएगा क्या, जरा बताएं पहले। आइडेंटिटी आएगा केवल कॉमन, A3 और इसमें क्या कॉमन है, केवल आइडेंटिटी कॉमन है। अब ये आइडेंटिटी तो किसी का कोई पी सिलो सब ग्रुप तो नहीं हो सकता ना। पी सिलो सब ग्रुप के तो ऑर्डर क्या होते हैं, पी स्क्वायर, पी क्यूब, ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन 1 तो ऑर्डर नहीं होता। और H का ऑर्डर कितना है, 2 है। हाँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है, H का 2 ऑर्डर है तो उसके पास 3 ऑर्डर का तो सब ग्रुप ही नहीं है। चलिए, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। अगला, अब आते हैं 16 पर। 16, चलिए 16 बताइए, कोई कौन बताना चाहेगा, यस और नो। देखिए हमें इसको मैं H मान लेता हूं, G इक्वल टू E और G हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। ये सब ग्रुप है G का, उसने ऐसा बोला है, is a subgroup of G, then either all elements of G slash E have infinite order or all the elements of G have finite order, ठीक है। तो देखिए पहली बात, if all elements has infinite order, सभी का infinite order है, of G, E का तो हमेशा फाइनाइट ऑर्डर होता है, तो G में से E निकाल दीजिए, देन वी आर डन। कुछ प्रूफ करने को है नहीं, क्या प्रूफ करें, अगर इनफाइनाइटी ऑर्डर है तो सभी का। इफ नॉट, अगर नहीं है तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है ना। कोई एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, अगर कहिए कि उसको ए है, ठीक है। एंड इफ अब देखिए कोई एक एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का होगा, तो अगर आप मान लीजिए इफ, तो मैं दिखाना चाहता हूं कि सभी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा ना। इफ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट G बिलोंग्स टू H ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, देखो इनफाइनाइट ऑर्डर का ना, इनफाइनाइट ऑर्डर का है, तो GA का भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। GA का ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता। GA इज, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि GA इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ऐसा इसलिए होगा, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि G का ऑर्डर फाइनाइट है, A का G का ऑर्डर इनफाइनाइट है, A का ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है। अब दो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास क्या आता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट भी आ सकता है ना, लेकिन एबिलियन ग्रुप में। हाँ लेकिन आप मैं ऐसे समझिए कि GA का इनफाइनाइट ऑर्डर इसलिए होगा कि हाँ एबिलियन ग्रुप है आपके पास, एबिलियन ग्रुप में आपने क्या किया, A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये G आया गया। तो एबिलियन ग्रुप में दो फाइनाइट एलिमेंट का ऑर्डर, अगर आप दो फाइनाइट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो उनका ऑर्डर भी फाइनाइट ही होता है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जैसे AB है, दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है, तो AB की पावर n करेंगे तो एबिलियन ग्रुप में A की पावर n B की पावर n आएगा ना। तो ये दोनों फाइनाइट ऑर्डर है तो ये E आ जाएगा, इसका मतलब होगा AB का भी ऑर्डर फाइनाइट होता है, इसलिए GA का ऑर्डर इनफाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट नहीं हो सकता। मतलब अगर GA का भी ऑर्डर फाइनाइट हुआ, A इनवर्स का भी ऑर्डर फाइनाइट होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे G आएगा तो G का भी ऑर्डर फाइनाइट आ जाएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो GA इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। नाउ अब ये GA इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो कहाँ होगा, H में होगा, है ना। जो H मैंने माना है क्योंकि यहाँ तो इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं। अगर ये यहाँ होगा तो G इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वहां होगा, क्योंकि H तो सब ग्रुप है, H क्लोज्ड होगा इसलिए, और उसमें G का इनवर्स भी होगा, सब ग्रुप है तो
A बिलोंग्स टू H, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि A तो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है। तो हमारा ना गलत है कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है H में, जी ऐसा कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसका इनफाइनाइट ऑर्डर है, ठीक है। तो H केवल E होगा और सभी एलिमेंट के ऑर्डर फाइनाइट हो जाएंगे। और इसमें आपका कोई क्वेश्चन किसी का? नो क्वेश्चन, वेरी गुड। I think questions of today are very easy. Students having no questions. चलिए अब आप इसको सोचकर बताइए मुझे, 17 is true or not? इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, पहले आप खुद ट्राई करेंगे। 2 elements in Sn are conjugate if and only if they have same cyclic decomposition. ठीक है, मतलब कोई भी अगर उनकी सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन होती है, हाँ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। कोई आपका वेक्टर है, इसको आप डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिखिए, और दूसरा भी आपके पास वेक्टर नहीं, सॉरी, परम्यूटेशन है, उसको भी आप लिखिए। अगर दोनों की ये जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन है ना सेम आ रही है, तब वो कंजुगेट होते हैं। चलिए आप इसको ट्राई करिए और मुझे बताइए इसका आंसर। आप में से कोई बता सकता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। पहले बताओ ये ट्रू है या नहीं, फिर बात करेंगे आगे की। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है पूजा? एक मतलब 7 लेंथ की साइकिल अगर लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक की जगह 7 ई हो जाएगा। अच्छा, देखिए फिर अब मान लीजिए n आपका हो क्या सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 10 हो सकता है ना। उसने बोला है कि सभी x टू दी पावर n एन x कंजुगेट होंगे सभी x के लिए, सभी x के लिए होगा एक n। तो मान लीजिए n इक्वल टू 2 है। अगर n इक्वल टू 2 है तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कंजुगेट नहीं हो सकते, आर नॉट कंजुगेट। क्यों? क्योंकि ये तो आइडेंटिटी आ जाएगा और ये क्या है, ये 1 2 है, इनका देखो साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम नहीं है, तो ये कंजुगेट नहीं होंगे। अब अगली बार में 3 लेंगे तो फिर एक 3 लेंथ की साइकिल और उसका क्यूब कंजुगेट नहीं होंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी का कंजुगेट केवल क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है, तो ये इसके कंजुगेट हो नहीं सकता। 4 लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, एक 4 लेंथ की साइकिल और उसका पावर 4 कंजुगेट नहीं होंगे, आर नॉट कंजुगेट, है ना। अगर 5 लेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, 5 लेंथ की साइकिल लेंगे। 6 लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, 6 ऑर्डर का एलिमेंट लेंगे, 1 2 3 एंड 4 5, इसका ऑर्डर 6 है, इसको आप सिग्मा कहिए। तो सिग्मा की पावर 5 कर 6 करेंगे तो वो आई आएगी, तो आई और सिग्मा कंजुगेट नहीं हो सकते। अब 7 पे क्या प्रॉब्लम आएगी, 7 साइकिल ले लेंगे, ठीक है, 1 2 डॉट 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 7 साइकिल, और इसकी पावर 7 करेंगे तो ये इसके कंजुगेट नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई भी n आप लेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई एक x S7 में मिल जाएगा, जिसके लिए x की पावर वो लिया गया n और x कंजुगेट नहीं होंगे। लेकिन 8 में क्या प्रॉब्लम होगा, बोलो पूजा, 8 में क्या, अगर इफ n इक्वल टू 8 होगा तो फिर आपका 1/2 की पावर 8 जो कि i हो जाएगा, और 1/2 आर नॉट कंजुगेट, नॉट कंजुगेट।
और इसी तरीके से 9 में क्या प्रॉब्लम होगी, 3 साइकिल। 9 लेंगे तो 9 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 के लिए 3 साइकिल कोई भी उसकी पावर 9 के कंजुगेट नहीं होगी, आर नॉट कंजुगेट। सो अब 10 में क्या प्रॉब्लम आएगी, 10 में आप क्या ले सकते हैं, कोई 5 साइकिल ले सकते हैं। 5 साइकिल की पावर अगर आप नो 10 में क्या लेंगे, इफ एन इक्वल टू 10, एक 2 साइकिल है ना, एक 5 साइकिल। हाँ नहीं, एक 2 साइकिल ले लो, हाँ 10 ऑर्डर का एलिमेंट भी ले सकते हो, या एक 2 साइकिल ले सकते हो ना। इसकी पावर 10 करेंगे, ये आई आएगा, और 1/2 नॉट कंजुगेट, है ना। फिर अब आई बात, एवरी नॉन कम्यूटेटिव रिंग हैज एट लीस्ट 10 एलिमेंट्स। तो पूजा क्या सोचना है आपका इसके बारे में, यस और नो। स्मॉलेस्ट नॉन कम्यूटेटिव रिंग इज ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक 4 ऑर्डर की नॉन कम्यूटेटिव रिंग में आपको देता हूँ, ठीक है। आर इक्वल टू, और ये याद भी रखें कि स्मॉलेस्ट नॉन कम्यूटेटिव रिंग होती है ऑर्डर 4 की। इसमें आप 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0, और ध्यान रहे ये 1 1 आपके Z2 के एलिमेंट है, हाँ ये 1 और 0 Z2 के एलिमेंट है। 0,1 बिलोंग्स टू, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ अंदर, 0,1 बिलोंग्स टू Z2। अब काम आपका वेरीफाई करना कि ये रिंग बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग भी होगी, ये काम आप करेंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर 4 है एंड ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग है, वो वेरीफाई आप कर सकते हैं, एंड नॉन कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, ओके। 19 क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में आप सोचिए, 19 के बारे में यस और नो बताएं मुझे आप इसका सॉल्यूशन, और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये ट्रू होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है केवल देखने से। कुछ नहीं लगता, ये ट्रू होगा ऐसा तो लग रहा है ना देखने से। अब मान लीजिए TFR के क्वेश्चन पेपर देने गए हैं, आप वहां पे इसे देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, ये ट्रू जैसा लग रहा है या फॉल्स जैसा लग रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा ना इसका आइडिया कि कैसे आप प्रूव कर सकते हैं इसको। ये पता ही नहीं लग रहा, पूजा क्या लग रहा है, ये ट्रू है कि फॉल्स। ट्रू होगा। ऐसा लग रहा है ट्रू होगा, ये आंसर भी आ गया समझ में कि कैसे होगा ट्रू। लग रहा है ट्रू होगा। ओके, है तो ट्रू है कि an be a sequence of elements in 0 1 such that for all positive integers n this sum is divisible by 3, then there exists a positive integer k such that an plus k इक्वल टू an for all positive integers n। इसका मतलब क्या है, ये आपकी सीक्वेंस है, मानिए a1 a2, ओ सॉरी ऐसे रियल लाइन में नहीं बना सकते ना, 0 1 ही तो है, a1 a2 a3 डॉट 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 इस तरीके से। इसका मतलब है कि एक स्टेज के बाद इस तरीके से रिपीट होंगे। जो A1 आया है इसमें एक फिक्स्ड इंटीजर जोड़ेंगे तो वहां पर वो फिर आएगा 0 या 1 में से। A2 में भी ऐसे वो कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, उसने बोला है हमें पहले दिया क्या गया है, इसका हमें यूज करना होगा जो दिया गया है, डॉट 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 an प्लस 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 k1, राइट। और ऐसा दिया है ना हमें कि हमेशा डिविजिबल है, तो अब हमें यहां से देखो ये लाना कैसा है, कुछ an प्लस के माइनस an इक्वल टू 0 लाना है हमें।
किसी के लिए। इसको कैसे ला सकते हैं ये सोचना पड़ेगा। ऐसे ही तो सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें खुद थोड़ी पता चलेगा। इसको देखो, अगर हम ऐसा लिखें an+1 an+2 डॉट 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 an+10, यह भी 3 का एक मल्टीपल होना चाहिए ना। कि उसने बोला है कि आप किसी भी सीक्वेंस के टर्म से स्टार्ट कीजिए और उसके आगे 9 टर्म तक को जोड़िए, तो वो 3 का एक मल्टीपल होगा, ऐसा ही तो बोला है। तो अब मैंने पहले n से स्टार्ट किया, फिर n+1 से स्टार्ट किया। इसका मतलब दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा मेरे पास, an+10 माइनस an इज अ मल्टीपल ऑफ 3t। ठीक है, k2 माइनस k1 आएगा 3 टाइम्स, उसको मल्टीपल ऑफ 3 लिख दिया। अब आप यहां से कुछ दिमाग घुमा सकते हैं अपना, अभी हमने कुछ यूज नहीं किया है। तो ये तो हमने यूज कर लिया, क्या यूज नहीं किया है स्टूडेंट? दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। बताओ पूजा, क्या होना चाहिए? 0, 3t इक्वल टू, क्यों? क्योंकि Because मतलब a and हाँ n are 0 and 1 only. हाँ, ठीक है, ठीक है, दोनों बता पा रहे हो आई थिंक। कि ये डिफरेंस क्या आ सकता है, 0 और 1 आएगा, ये है ना, या -1 आएगा। ये तीन ही तो हो सकते हैं कि अगर ये दोनों 1 हो गए तो ये डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस 0 और 1 की ही है। और दोनों 0 हो गए तब भी ये डिफरेंस 0 होगा। और एक 1 एक -1 हो गया, और ये वाला 0 या 1 आएगा ना डिफरेंस, और तो कुछ आ नहीं सकता ना, -1 भी नहीं है। हाँ, -1 भी आ सकता है, लेकिन 0 1 -1 ये मल्टीपल 3t के कब हो सकते हैं? हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे 1 और -1 तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 1 और -1 आ गया, एक टर्म 0 होता है, दूसरा 1 होता है अगर, तो उस केस में तो ये 1 और -1 तो कभी मल्टीपल ही नहीं हो पाएंगे 3 के। तो इसलिए इसको 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है, दिस मस्ट बी 0, सो an+10 an must be 0, this implies an, तो वो k आपका क्या है, 10 है। ठीक है, ये सॉल्व हुआ। और अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, क्योंकि ये कराने लायक है। जरा देखो, r² में आपसे बोला है, ये r² आपका, हमेशा ज्योमेट्री से चलते हैं हम। ये देखो r² है आपका, इस r² में आप इसको ऐसे खींचिए। बोला है दो पैरेलल लाइन से हैं, दो पैरेलल लाइन से लिया आपने। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन से हैं और उनकी विड्थ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। ये जो इनके बीच का डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ये 1 से बड़ा है। ठीक है, तो बोल रहा है कंटेन्स अ पॉइंट विथ इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, यस और नो। अब ये लाइंस ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि ऐसी ही होंगी, हाँ, ये लाइंस ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अब जैसे मैंने खींची है वैसी भी हो सकती है। तो भी आपको दिखाना है कि इसमें क्या एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें इंटीजर कोऑर्डिनेट होंगे दोनों के, तो ये ऐसा आप दिखा सकते हैं। डिफिकल्ट तो नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, बहुत क्लियर है, अगर आप यहाँ से देखें तो होना ही चाहिए। जैसे मैं इसके लिए आपको समझा देता हूँ, जैसे ये है, तो फिलहाल मान लीजिए कहीं तो इसमें इंटीजर होगा ना इस लाइन में, तो वो इंटीजर ये है। ठीक, इसमें अगर बाहर भी है तो वो इंटीजर, अगर ठीक इसमें 1 ऐड करेंगे यहाँ इंटीजर आएगा, तो ये वाला पॉइंट्स होगा, हो जाएगा विथ इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से आप कोई भी दो लाइन लीजिए, आप ये दिखा पाएंगे कि उनके बीच में एक पॉइंट्स होगा जिसका इंटीजर कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। TFR 2022 का सॉल्यूशन हमने पूरा किया। अब हम अगले अंक में करेंगे TFR 2021 का पार्ट ए का सॉल्यूशन। ठीक है, और उसमें पार्ट 4 में पूरा पार्ट ए सॉल्व करेंगे।
पार्ट 5 में पूरा पार्ट बी सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका TFR का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है।